जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 30। आज के लेक्चर में चैप्टर 7 हमारा चल रहा था प्लानिंग से रिलेटेड। प्लानिंग चैप्टर 6 था। ओके चैप्टर 6 था तो प्लानिंग का ही प्लानिंग हम पढ़ रहे थे। हमने प्लानिंग में स्टडी किया था। दो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी थी वो? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान। क्या आप लोगों को पता है ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट किए जाते हैं? क्या आपको पता है ऑडिट प्लान में कौन से मैटर्स डॉक्यूमेंट किए जाते हैं? शाबाश। और क्या मैंने आपको ये बताया था कि ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट नहीं है, ये प्लानिंग वाला रिप्रोडक्शन के। शाबाश शाबाश, ठीक है। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। अच्छा, मजीद आज हम इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। इसमें दो कंसेप्ट हो रहे हैं प्लानिंग के हवाले से, और वो दो कंसेप्ट जो हैं वो भी रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। एक है एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन इनिशियल ऑडिट में, और एक है हमारा इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में फर्क। लगभग आधे घंटे में ये दोनों कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इजी है, खासतौर पे इंटरिम और फाइनल ऑडिट तो बिल्कुल इजी है। लेकिन असल जो कंसेप्ट है वो पता क्या है आपको? वो ये है कि हमने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में कुछ मैटर्स डिस्कस होते हैं, उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। कुछ मैटर जैसे क्या ऑडिट स्ट्रेटजी में हम मटीरियलिटी की बात करते हैं, तो मटीरियलिटी बिल्कुल, तो मटीरियलिटी की कैलकुलेशन आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर इसके अलावा क्या हमने ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एरियाज पे, उसमें रिस्क असेसमेंट की बात की थी, तो हम डिटेल में सीखेंगे रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, जिसके बाद किसी भी एरिया की आप खुद भी रिस्क असेसमेंट कर सकेंगे। क्या हमने ऑडिट प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात की थी? बिल्कुल की थी। हम फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। और क्या हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात की थी, तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी सीखेंगे। जैसे क्या ऑडिट स्ट्रेटजी में मुझे बताइए मटीरियलिटी की कंसीडरेशन थी, पक्की बात है, रिस्क और मटीरियलिटी दोनों थे। देखिए इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो है वो मटीरियलिटी वाला है। यानी समझ लीजिए कि जो आपने मैटर्स याद किए हैं ना, इनमें से कुछ मैटर्स की डिटेल डिस्कशन आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब आगे तकरीबन 1 महीने तक आपने यही काम करना है। क्या मटीरियलिटी नहीं, 1 महीने तक करना। वो जो ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में कुछ मैटर्स हमने स्टडी किए हैं, उनकी डिटेल डिस्कशन होगी। जैसे मटीरियलिटी, देखे ये मटीरियलिटी है नेक्स्ट कंसेप्ट। फिर इसके बाद हमने ऑडिट प्लान में देखे 3 तरह के प्रोसीजर पढ़े थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जरा देखें नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल कौन सा है? रिस्क असेसमेंट। शाबाश। तो इसका मतलब है ऑडिट प्लान बनाना सिखा रहा है क्या आपको? क्या कर रहा है? रिस्क असेसमेंट सिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखे क्या था? फ्रॉड। ये भी रिस्क असेसमेंट ही समझे, जिसका खास तौर पे फोकस फ्रॉड पे है, ये भी रिस्क असेसमेंट ही है। अगला चैप्टर देखे कौन सा है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखेंगे। यानी क्या ऑडिट प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करते हैं, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हमारे आई क्या कर आपको ऑडिट प्लान सिखा रहा है किसी भी एरिया का। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए, उसका टाइटल क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। शाबाश। क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट प्लान में थे? इसका मतलब आई क्या चाह रहा है कि ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएं किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर को डिसाइड कर सके, डिटरमिन कर सके। तो नेक्स्ट जो हमारे 3 बड़े चैप्टर्स हैं, जिन 3 में से 2 कंफर्म क्वेश्चन होते हैं, एक रिस्क असेसमेंट का और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, और एक फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाने वाला क्वेश्चन, वो कौन सा? कंट्रोल्स का। जिस दिन आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक कंप्लीट कर दिया ना, समझ लीजिए मेरा इजी टाइम शुरू हो गया। उसके बाद याद करने वाली चीजें कम और कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये आप समझ लीजिए पूरे ऑडिट में अगर आप कहें ना सर 5 वो चीजें बताएं जो सबसे, चैप्टर 22-23 हैं, सबसे ज्यादा अहम 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कोड ऑफ एथिक्स, रिपोर्ट। ये 5 चैप्टर कर लें। नहीं, ऑडिट क्लास मेजर पोर्शन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो आपकी सबसे ज्यादा केस स्टडीज हैं इन्हीं में से टेस्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर में केस स्टडी नहीं है, लेकिन इनमें वो केस स्टडी है जो फ्रीक्वेंटली होती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए क्या रिपोर्ट की केस स्टडी के ऊपर आपकी ग्रिप है स्ट्रॉन्ग? क्या कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी पे ग्रिप है स्ट्रॉन्ग? झूठ बोलते हैं आप। क्या आपको रिपोर्ट का प्रैक्टिस सेट दिया था हमने? क्या आपको कोड ऑफ एथिक्स का प्रैक्टिस सेट दिया था? क्या आपने उनमें से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं? क्या 2 छुट्टियां आई थी, सैटरडे संडे, आपने इनमें कितने स्टूडेंट है जिसने सिर्फ एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी, ज्यादा नहीं बोल रहा, एक केस स्टडी रिपोर्ट की हो इन 2 छुट्टियों में, सिर्फ एक, और एक केस स्टडी कोड ऑफ एथिक्स की हो? है कोई माई का लाल ऐसा तो उठ जा, हमें आप इस दफा क्या पास होने वाले को देखना चाहेंगे? इस दफा इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड में जो पास कंफर्म पास होने वाला है इंशाल्लाह,
देखा, तो वो सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाए जिन्होंने पिछले 2 दिनों में छुट्टियां थी, तो इनमें ऑडिट में जो केस स्टडी का टॉपिक थे, क्योंकि केस स्टडी ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, तो वो वाले एक एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कह रहा, 10 नहीं कह रहा, 5 नहीं कह रहा, 3 नहीं कह रहा, 2 नहीं कह रहा, एक केस स्टडी की हो रिपोर्ट की रिटर्न फॉर्म में, एक केस स्टडी की कोड ऑफ एथिक्स की, खड़े हो जाए, शाबाश। अभी देखिएगा ये पास होने वाले को। शाबाश शाबाश। हाईबी क्लास में कोई, हाईबी क्लास में कोई। अब अगली दफा जब आपको आप कहें ना सर ऑडिट पास करना मुश्किल क्यों है, तो आपने थोड़ी सी शर्म खानी है। कितनी? थोड़ी सी। ये अगर आपके मुंह से जब ये अल्फाज निकलेंगे ना ऑडिट पास करना मुश्किल है, तो थोड़ी सी। सबसे अहम टॉपिक, 2 दिन मिले और एक सवाल नहीं किया, एक सवाल नहीं किया, ये हाल है आपका। और फिर आप कहते हैं उस्ताद नहीं पढ़ाते, फिर आप कहते हैं क्या पास नहीं करता। खुदा का होकर शर्म नहीं आती आप? सुनो झूठ बोल, पेपर मुश्किल है भाई। तैयारी ना करेंगे, तैयारी ना करेंगे तो जिम्बाब्वे से भी हार जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्या चीज है? ये हाल है, मर्जी आपकी। शेम ऑन यू यार, ऐसे कमाल ही नहीं है। एक सवाल नहीं किया, एक रिटर्न, अभी कहते हैं पेपर मुश्किल है। इसको प्राइज नहीं, ये एक गुप्त राज है। इसने भाई ने असाइनमेंट क्यों किया, ये एक गुप्त राज है जो मैं नहीं बताना चाहता आपको। चलें वापिस आ जाए, कोई बात नहीं। एडिशनल प्लानिंग, अब क्या अच्छा प्लानिंग डिस्कस कर ली हमने। क्या हर ऑडिट के स्टार्ट में प्लानिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो प्लानिंग में क्या करेंगे आप? प्लानिंग में क्या करेंगे? 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से? अच्छा प्लानिंग पूछ रहा हूं, अब खुदा का खौफ करें, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्लान में फर्क है। और ये बात आप क्यों नहीं समझ? मैं प्लानिंग पूछ रहा हूं, प्लानिंग आप नेचर टाइमिंग सेंटर ऑफ ऑडिट मुझे बता रहे हैं, ऑडिट प्लान होता है। प्लानिंग एक प्रोसेस है, ऑडिट प्लान एक स्टेप है। प्लानिंग प्रोसेस में 2 टास्क होते हैं, 2 एक ऑडिट स्ट्रेटजी। मुझे बताइए प्लानिंग हमने कब करनी है, इनिशियल ऑडिट में या रिकरिंग ऑडिट में भी? दोनों में, शाबाश। लेकिन जरा सोच के बताइए ज्यादा मुश्किल ऑडिट कौन सा है, इनिशियल है। तो क्या इनिशियल में कुछ एडिशनल प्लानिंग मैटर्स होने चाहिए कि बराबर होने चाहिए? शाबाश, नेक्स्ट कंसेप्ट यही है। ये नहीं कह रहा कि इनिशियल ऑडिट की प्लानिंग कैसे होगी, क्या कह रहा है? इनिशियल ऑडिट में एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन का, यानी इसका मतलब इनिशियल ऑडिट में भी स्ट्रेटजी बनेगी, ऑडिट प्लान उसमें भी बनेगा, लेकिन मजीद कुछ टास्क क्या होंगे वो ये है। एक एक करके पढ़े। क्या बता रहा है कि जब आप इनिशियल ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो स्ट्रेटजी और प्लान तो बनाना ही बनाना, उसके अलावा मजीद काम क्या करना है? पहली चीज, प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट रिक्वायर्स मोर एफर्ट बिकॉज ऑडिटर लैक्स प्रायर एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट टू रिड्यूस हायर ऑडिट रिस्क। ऑडिटर परफॉर्म एक्स्ट्रा प्रोसीजर बिफोर स्टार्टिंग। अभी एक्स्ट्रा प्रोसीजर बता रहा है प्लानिंग में। परफॉर्म एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, चेक क्लाइंट इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म एंड एथिकल कंप्लायंस। कह रहा है ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर हम इनिशियल ऑडिट पे परफॉर्म करते हैं, रिकरिंग ऑडिट पे बहुत ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि कंटिन्यूस करना होता है। हमने जो भी एक्सेप्टेंस रिलेटेड प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो बहुत कम। अगर कोई मसला वगैरह आ जाए तो कंटिन्यूस, यानी जब सेकंड ईयर ऑफ ऑडिट होता है तो क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये फैसला बड़ी जल्दी हो जाता है। क्यों? क्लाइंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले मौजूद होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये स्टेप, ये डिसीजन लेने में हमें बहुत से कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो एक्स्ट्रा मैटर हमने कंसीडर करना है वो क्या है? एक्सेप्टेंस। इनिशियल ऑडिट में कौन सा मैटर? इनिशियल ऑडिट में एक्सेप्टेंस डिसीजन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, चेकिंग करनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म को वैल्यूएट करने के लिए, इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए। शाबाश। गालबन चैप्टर 4 था या 3 था या 2 था, अल्लाह जाने कौन सा था, लेकिन उसमें एक कंसेप्ट था, एक्सेप्टेंस के वक्त 2 थ्रेट राइज होते हैं, कोई नहीं बोलेगा। थ्रेट कौन से थे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन। वो कह रहा है उसी की तरफ इशारा कर रहा है। भाई समझते हैं कि ये एडिशनल काम करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, रिकरिंग ऑडिट में तो सिर्फ कंटिन्यूस का डिसीजन करना। दूसरा, डिस्कस विद मैनेजमेंट मेजर इश्यूज। भाई कौन से मेजर इश्यूज? एंड कम्युनिकेटिंग देयर इफेक्ट ऑन ऑडिट प्लानिंग। मैनेजमेंट के साथ जो मेजर इश्यूज है इनिशियल ऑडिट के हवाले से वो डिस्कस करो।
ठीक है, जैसे सर क्या आपका प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं था, क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर पे स्कोप लिमिटेशन इंपोज तो नहीं की, ये इश्यूज मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, यानी रिगार्डिंग इनिशियल इलेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड इनिशियल सिलेक्शन कि सर आप हमसे क्यों ऑडिट करवा रहे हैं, प्रीडिसेसर ऑडिटर को क्यों चेंज किया, ये सवाल करें, मैनेजमेंट से पूछें कि चेंज ऑफ ऑडिटर के बारे में मैनेजमेंट से पूछे, सर क्यों चेंज किया, ये पूछना चाहिए कि नहीं, कि मैनेजमेंट को कहना चाहिए आपने ऑडिटर को चेंज किया तो अच्छा किया, हम ही बेहतरीन ऑडिट करने वाले, ऐसे होना चाहिए, पूछेगा मैनेजमेंट कहे सर क्या बताया आपको, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमसे मांगते थे, इसीलिए हमें तंग करते, हम अपना काम करते थे, बार बार हमें तंग करने के लिए आ जाते थे, हमने बस उनको चेंज कर दिया, अब बताइए क्या करेंगे आप कहेंगे सर हमने भी तो तंग, इन्फॉर्मेशन तो हमें भी चाहिए। डिस्कस विद मैनेजमेंट मेजर इश्यूज रिगार्डिंग चेंज ऑफ ऑडिटर, इसके साथ चाहे लिख ले आगे, रिगार्डिंग चेंज ऑफ ऑडिटर स्पेसिफिक हो जाएगा कि क्या कहीं पिछले ऑडिटर के साथ आपने कोई स्कोप लिमिटेशन तो इंपोज नहीं की थी, पिछले ऑडिटर के साथ कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं था, ये और अगर कोई इस तरह की इंडिकेशन सामने आए कि डिसएग्रीमेंट था या स्कोप लिमिटेशन था तो फिर क्या करना है, उसका इंपैक्ट कम्युनिकेट करेंगे, सर अगर हमारे साथ भी आपने ये सलूक किया तो हम भी वही सलूक करेंगे जो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने आपके साथ किया है, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। तो जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा सबसे पहले आपने एडिशनल स्टेप जो परफॉर्म करने हैं, पहला स्टेप क्या करना है, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, दूसरा मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है चेंज ऑफ ऑडिटर के बारे में, क्यों चेंज ऑफ ऑडिटर हुआ, उसकी जो भी रीजन होगी उसको कंसीडर करते हुए इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है कि कहीं कोई अगर तो नॉर्मल रोटेशन थी, जैसे 5 साल बाद ऑडिटर को चेंज करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साल बाद ही चेंज कर दिया, किस लिए, क्योंकि डिसएग्रीमेंट था, किस लिए, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन थी, तो फिर क्या करना है, हम कहेंगे सर अगर हमारे साथ भी आपने ऐसे किया डिसएग्रीमेंट स्कोप लिमिटेशन, हम भी क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे, डायरेक्टर को कम्युनिकेट कर दें, क्या कर देना चाहिए, जब कभी हमें लगे रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है, चाहे उसमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन हो, चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन, चाहे हमसे मैटर, चाहे मैटर, चाहे गोइंग कंसर्न की एडेड मैटर, कुछ भी हो, क्या हमें साइलेंट होकर बैठ जाना चाहिए और एंड पे एकदम मैनेजमेंट के सामने रखनी चाहिए रिपोर्ट, क्या फौरन बता देना चाहिए, यही कह रहा है कम्युनिकेट करो फौरन कि हमारे ऑडिट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। थर्ड, कम्युनिकेट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर एंड इफ अलाउड रिव्यू देयर वर्किंग पेपर्स, ये तो सबसे अहम स्टेप है कि जो हम इनिशियल ऑडिट पे परफॉर्म करते हैं, कौन सा स्टेप है, प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर कम्युनिकेट, ये हम पढ़ चुके थे, एक ही चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो मुझे बताइए अगर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में प्रीडिसेसर ऑडिटर आपको कोई जवाब ना दे तो आपने क्या करना होता है, क्या करना है, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कोई जवाब नहीं आया, अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, फॉर एग्जांपल रुको क्यों जाते हैं, कंसेप्ट आधा छोड़ के रुक जाते हैं, आधे रास्ते में छोड़ना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, कंसेप्ट को पूरा एंड तक लेके जाया करें, ठीक है। क्या क्या था इधर, बैंक सप्लायर पर्सन डीलिंग विद द फर्म क्लाइंट, obtain sufficient and appropriate evidence regarding opening balances, हाँ ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, इनिशियल ऑडिट में करते हैं, रिकरिंग में तो नहीं करते, रिकरिंग में तो नहीं करते, 2 दिनों में आपने एक सवाल नहीं किया, क्यों केस स्टडी नहीं की, मुझे बार बार याद आ जाता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, 2 दिनों में एक केस स्टडी रिटन फॉर्म में नहीं की, क्यों नहीं की, ओपनिंग बैलेंसेस ऑब्टेन क्या करना है इनिशियल ऑडिट में, हाँ ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन, अब जाहिर है रिकरिंग ऑडिट में थोड़ी करेंगे, क्यों पहले ही कर चुके हैं, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनना है, लेकिन सवाल मेरे समझ में ये आ रहा है कि पिछले साल का क्लोजिंग जो इस साल का ओपनिंग बनना है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने भी तो वेरीफाई कर दिया होगा, तो हम क्यों दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है वो ऑडिट अलग था, ये ऑडिट अलग है। कोई रिपीटर आ जाए तो क्या उसे मैं जो मटेरियलिटी पिछली दफा भी पढ़ाया था इस दफा ना पढ़ाऊं, नहीं पढ़ानी पड़ेगा, क्यों पढ़ा, पिछली दफा पढ़ा तो दिया था, हाँ इस साल का पूरा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है, इस सेशन का पूरा, वरना स्टूडेंट भी तो हमारा ये ना कहेगा सर फीस भी पिछली दफा दे दी थी, ऐसे तो ऐसे ही सही, ऐसे तो क्या हमें हर जब तो फिर पूरा पढ़ाना चाहिए ना, या फर्ज करें अगर किसी दूसरे टीचर का स्टूडेंट आता है तो स्टिल क्या ये ज्यूम करना चाहिए नहीं ये टीचर ने पढ़ा दिया था मैंने तो पढ़ाना क्या है, उन टीचर ने भी तो सारा सिलेबस पढ़ाया होगा। तो याद रखें हर सेशन में जब चेंज ऑफ प्रोफेशन होता है तो नए वाले प्रोफेशनल ने कंप्लीट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है, स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है। तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करना है इस साल के ऑडिटर ने, चाहे पिछले साल के ऑडिटर ने क्लोजिंग में उनको वेरीफाई किया हो, हाँ स्टैंडर्ड सहूलत देता है, कहता है ये है कि अगर आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ अच्छे ताल्लुकात होना, आप उन्हें कहेंगे सर पिछली दफा जो क्लोजिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन की थी ना उसके वर्किंग पेपर्स हमें दे दें, क्योंकि स्टैंडर्ड को गर्ज है एविडेंस से कि करंट ऑडिटर के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस पूरा होना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट क्या है, प्रीडिसेसर ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर मांग ले, अगर वर्किंग पेपर मिल जाए
तो शॉर्टकट में एविडेंस मिल गया कि नहीं मिल गया? और अगर प्रीडिसेसर ऑडिट वर्किंग पेपर ना दे तो फिर क्या करें? फिर आपको खुद काम करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन खुद हासिल करनी पड़ेगी। और लास्ट, अप्लाई एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स सच एज इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय अनदर पार्टी। बाकी फर्म के प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, फर्म के, अगर फर्म चाहे, ये 4 प्रोसीजर है रिक्वायर्ड बाय आईएसएस है, लेकिन 5th पॉइंट में स्टैंडर्ड ये कहता है फर्म अगर चाहे तो मजीद भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा देना। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पता ना आपको, वो हम कब करवाते हैं? जब एथिकल थ्रेट होता है, लेकिन वो इतनी अच्छी एक्टिविटी है कि अगर थ्रेट ना हो लेकिन रिस्क हाई हो फिर भी करवा सकते हैं। हाई रिस्क हो फिर भी करवा सकते हैं। थ्रेट का मसला है फिर तो करवाना ही करवाना है ना, लेकिन अगर थ्रेट का मसला नहीं है, वैसे रिस्क हाई है, मिस स्टेटमेंट का रिस्क, तो उसमें भी करा सकते हैं। कुछ समझ आई? चलिए, अब आपने ये करना है कि इसको रीड कर लिया आपने? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है रीड। 1 मिनट आपको दिया जा रहा है, रीड कर लीजिए। उसमें मैं कुछ स्टूडेंट से ना चंद एक जरूरी सवाल पूछ लूं। 2 छुट्टियां थी, केस स्टडी ग्रेड असाइनमेंट किए तूने? नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम है। 2 छुट्टियां थी, कोई एक भी केस स्टडी रिटन फॉर्म में किया तूने? आपने रिटन असाइनमेंट की थी? 2 छुट्टियां थी, आपने रिटन असाइनमेंट क्या करना है? यार कुछ खाया कर, कितनी हड्डियां तेरी। हाँ जी, हाँ, ये 5 करने ही करने हैं। जब भी इनिशियल ऑडिट होगा, प्लानिंग मैटर पूछे तो ये 5 करने ही करने हैं, कोई मिस नहीं कर सकते। 5वां ऑप्शनल है, वो फर्म के पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, बाकी 4। लेकिन आपने एग्जाम में 5 लिखने हैं। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? मुश्किल तो नहीं था ये कंसेप्ट? आगे चलते हैं। फर्ज करें कोई इनिशियल ऑडिट आया, ठीक है, आपने कहा काम बहुत ज्यादा है। मैं पूछा किस लिए? रिकरिंग ऑडिट में भी प्लानिंग करनी होती है, इनिशियल ऑडिट में भी प्लानिंग करनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होता है, हमने इसमें कुछ मजीद एडिशनल प्लानिंग मैटर्स भी कंसीडर करने होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। क्लाइंट ने कहा ठीक है सर, जो मर्जी करे, प्लानिंग आपकी, आप चाहें रिकरिंग ऑडिट में कम करें, एडिशनल इनिशियल में ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा करें, हमारा मसला इसमें नहीं है। हमारा मसला क्या सुने? हमारा मसला ये है कि ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। इसके बाद क्लाइंट ने जो बात कही ना, वो बात सुन के आप उछल पड़े। क्लाइंट ने क्या बोला? हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, हमको रिपोर्ट चाहिए 20 जनवरी को। ऑडिट रिपोर्ट कब चाहिए? 20 जनवरी को। हमने कहा 20 जनवरी को क्यों? इतनी जल्दी नहीं ऑडिट होते, इतनी जल्दी नहीं ऑडिट करने के लिए 3 महीने तो चाहिए कम से कम। वैसे तो हमने जिस स्पीड के साथ करना है काम, कम से कम 300 साल चाहिए, लेकिन फिर भी अब लॉ ने रिक्वायरमेंट दे दी है कि 120 दिन के अंदर अंदर एजीएम होगी, एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस इशू करना है, नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट मिलनी है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है 120 माइनस 21 डेज, 99 डेज। ईयर एंड के बाद 99 डेज के अंदर अंदर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी है। समझ रहे हैं? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी बता रहा हूँ। ईयर एंड के कितने दिनों बाद लॉ कहता है? हमने कहा हमसे 99 डेज में नहीं ऑडिट कंप्लीट होता, बड़ी मुश्किल करते हैं। आप 20 दिन में कह रहे हैं, ये ना हो पाएगा। क्लाइंट ने कहा अच्छा ठीक है, हम सोच रहे थे आपको 5 मिलियन फीस देना, अब नहीं हो पाएगा तो नहीं, हमने कहा नहीं, कोई रास्ता निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। क्लाइंट ने कहा सर जी हमारी मजबूरी है, हमारी है एक होल्डिंग कंपनी, उस होल्डिंग कंपनी ने करनी है कंसोलिडेशन, वो है फॉरेन कंपनी, तो ये उसकी तरफ से डेडलाइन है, उधर की कोई रेगुलेशन होगी, जो भी होगी हमें नहीं पता। होल्डिंग कंपनी ने ये बोला है कि हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट के साथ उन्हें 20 जनवरी को चाहिए। ये रियल केसेस एंड प्रैक्टिस में ऐसे होता है। हमने कहा ठीक, बताइए रास्ता निकाले 5 मिलियन की असाइनमेंट आपकी, क्या रास्ता है आपके पास? है कोई तरीका? टीम बढ़ा दे। कितने को टीम बढ़ाएंगे? अब एक क्लाइंट के लिए नए आर्टिकल स्टूडेंट को थोड़ी रखेंगे, वो थोड़े दिनों का काम है, बाद में 3 साल उनको फारिग बढ़ाएंगे क्या? क्या करें? एक्सपीरियंस स्टाफ लेके आएंगे, जितने को है उतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। थोड़ा सा ये भी कर लेंगे, थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टाफ ऐड कर लेंगे, और दिन रात काम कर लेंगे। और दिन में फिर 24 घंटे है ना भैया, 72 घंटे होते तो फिर हो जाते। इसका आंसर है इंटरम ऑडिट करना। क्या करना है? इंटरम ऑडिट क्या होता है सुन ले।
अगर देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं रिजल्ट आने के बाद, वो अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन कब करेंगे? रिजल्ट आने के बाद। और कुछ होते हैं जो अक्लमंद, वो क्या करते हैं, कहते हैं तो पढ़ना तो है ही है, इस दफा ना से अगली दफा से, तो रिजल्ट तक का टाइम जाया क्यों किया जाए, कुछ पहले पढ़ लेते हैं कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन बाद में पढ़ लेते हैं। अगर आप अपने ऑडिट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करें ईयर एंड से पहले और कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करें ईयर एंड के बाद, तो इसे कहते हैं आपने अपने ऑडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा जो ईयर एंड से पहले आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया इसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, और जो ईयर एंड के बाद परफॉर्म किया प्रोसीजर उसको बोलते हैं, याद रखे पहली चीज इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट दोनों ऑडिट ही है, एक ही ऑडिट के 2 फेजेस है, अलग अलग असाइनमेंट नहीं है। इंटरिम ऑडिट की रिपोर्ट अलग और फाइनल ऑडिट की अलग नहीं जाती। इंटरिम ऑडिट के जो प्रोसीजर परफॉर्म किया एविडेंस ऑब्टेन किया वो, और जो फाइनल ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म किया एविडेंस ऑब्टेन किया वो इकट्ठा करके एक ही रिपोर्ट जाती है। वो कब जाती है? फाइनल ऑडिट के बाद। तो उसमें हम कहेंगे ठीक है सर जी, ऐसा करते हैं कि आप तकरीबन आपने 10 महीनों की फाइनल 10 महीने जब गुजर जाएंगे ना, हम बजाय ये कि 1 जनवरी से काम शुरू करें, 1 जनवरी 2025 से, हम ऐसा करते हैं 1 नवंबर 2024 से ऑडिट शुरू कर देते हैं। बल्कि आज 1 नवंबर ही है ना, आज या 3 नवंबर, 2025 के एग्जाम अपडेट कर लेते हैं। हमने ये बोला सर हमने ऑडिट करना है फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 25 का, रिपोर्ट आपको चाहिए 20 जनवरी 2026 को, तो बजाय ये कि हम ईयर एंड के बाद काम शुरू करें, हम क्यों ना कुछ काम अभी शुरू कर लेते हैं और कुछ काम ईयर एंड के बाद कर लेते हैं। बताइए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो प्रोसीजर ईयर एंड से पहले यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में परफॉर्म करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट। और जो प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं फाइनल ऑडिट। तो पता चल गया इंटरिम ऑडिट की रिपोर्ट कब इशू करनी है? ईयर एंड से पहले। उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती यार, अभी तो बोल रहा है। इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट एक ही ऑडिट के 2 फेजेस है, अलग अलग रिपोर्ट नहीं होती। अब सवाल यहाँ पे पता क्या पैदा होता है? इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट आप समझ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से प्रोसीजर इंटरिम ऑडिट में परफॉर्म किए जाएंगे और कौन से प्रोसीजर फाइनल ऑडिट में किए जाएंगे। अब यही आपसे एक्सरसाइज करवानी है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी नहीं बनी इंटरिम ऑडिट पे। आपको कुछ डाटा मिल जरूर जाएगा, लेकिन कितने का? वो 10 महीनों का होगा। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, अब मैंने क्या करना है? सिर्फ कंसेप्ट समझ आ गया? बुक की तरफ नहीं देखना। अब मैं आपसे बोर्ड की तरफ भी नहीं देखना। नीचे नजरें झुकाएं, किताब बंद करें, नजरें नीचे झुकाएं, शाबाश। और मुझे बताते जाए। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये प्रोसीजर कब परफॉर्म होगा। रिस्क असेसमेंट, हाँ, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत तो नहीं है ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरिम ऑडिट, शाबाश। स्टॉक काउंट करना, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ फाइनल, क्योंकि 31 दिसंबर का ही है क्या ना। क्यों इंटरिम ऑडिट में स्टॉक काउंट नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि इंटरिम ऑडिट में स्टॉक काउंट करेंगे भी तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनेगी, उसमें स्टॉक की अमाउंट डिफरेंट होगी। वो सारा स्टॉक तो सेल हो चुका होगा नवंबर दिसंबर में। डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है फाइनल में, वो भी। अच्छा, इसका मतलब ये मैं पहुंच गया हूं। आप ये कह रहे हैं कि सर बैलेंस शीट की वेरिफिकेशन फाइनल ऑडिट में करें, क्योंकि अगर इंटरिम ऑडिट में करेंगे तो उसकी फिगर चेंज हो जाएंगी फाइनल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गोइंग कंसर्न असेसमेंट, अच्छा एनालिटिकल प्रोसीजर कौन से वाले? एक होते हैं प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, वो रिस्क असेसमेंट के लिए। एक होता है फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर, वो कब होते हैं? वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे। तो मुझे बताइए जो हमारे प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि स्टार्ट में परफॉर्म किए जाते हैं रिस्क असेसमेंट, वो किस स्टेज पे होंगे? और जो फाइनल है वो फाइनल ऑडिट में, नाम से जाहिर है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम इंटरिम में होगी। कट ऑफ टेस्ट, कट ऑफ टेस्ट पता क्या होता है? ईयर एंड की डेट के बाद की ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगले साल की, अगले साल, इस साल की, इस साल। कट ऑफ टेस्ट कब परफॉर्म होगा? फाइनल ऑडिट में, शाबाश। सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू, गोइंग कंसर्न असेसमेंट वगैरह। अच्छा, आखिरी चीज इनकम और एक्सपेंस। देखिए बैलेंस शीट की वेरिफिकेशन नहीं पूछ रहा, वो आपने मुझे बता दिया है कि नॉर्मली इनकम और एक्सपेंस की वेरिफिकेशन कौन से वाले? लिमिटेड से मुराद सिर्फ 10 मंथ वाले, जनवरी से लेके अक्टूबर तक के इनकम और एक्सपेंस की वेरिफिकेशन इंटर। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे बस। बैलेंस शीट की वेरिफिकेशन आपने बोला वो इंटरिम ऑडिट में नहीं करेंगे, फाइनल ऑडिट में करेंगे। इनकम और एक्सपेंस की वेरिफिकेशन इंटरिम ऑडिट में क्यों कर रहे हैं?
वो तो सेम रहेंगी। नवंबर दिसंबर में अमाउंट ऐड जरूर हो जाएंगी, लेकिन पुरानी वाली अमाउंट सेम रहेंगी। तो मुझे खुद बताइए, जब आपने नवंबर दिसंबर में 8 महीनों का रिस्क असेसमेंट कर लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी इनकम स्टेटमेंट के कर लिए, ज्यादा ट्रांजैक्शन उसमें होती है, बैलेंस शीट में कम होती है निस्बतन, तो फाइनल ऑडिट में क्या काम कम हो गया कि नहीं हो गया? उसमें थोड़ी लेट सीटिंग करके, थोड़े बंदे बढ़ा के कर आके उसको फिर हम क्या करते हैं 20 तारीख तक काम कंप्लीट कर लेंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्ट्रिक्ट डेडलाइन की वजह से हमें इंटरम ऑडिट करना पड़ता है। तो इंटरम ऑडिट में फिर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, फाइनल ऑडिट में क्या करने हैं, समझ आ गई? याद रखें, ये रिक्वायर्ड नहीं है, मर्जी है। आप चाहे तो इंटरम ऑडिट परफॉर्म करें, चाहे ना करें, स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्लाइंट हमें कहे कि जल्दी करनी है तो फिर हम इंटरम ऑडिट कर देते हैं, वरना हम फाइनल ऑडिट। केस स्टडी में डेडलाइंस के बारे में बात करेगा तो इंटरम ऑडिट रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं कभी इस पॉइंट। उसने पूछा टाइट डेडलाइन के बारे में पूछा जरूर है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में पूछता है। और उसमें क्या कहता है वाला, उसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं अगर वो आपसे सजेशन पूछे कि डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें या इंटरम ऑडिट परफॉर्म कर ले, सिर्फ इस हद तक यूज कर सकते, इसके अलावा यूज नहीं है इसका। ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा, सुन ले। ये आज क्या डेट है? 3 नवंबर 2025। एक कंपनी जिसका ईयर एंड 31 दिसंबर 25 है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना है 1 जनवरी 25 से लेकर 31 दिसंबर 25। गैस करें उसका ऑडिटर इस वक्त आज 3 नवंबर 2025 को अपॉइंट हो चुका है कि नहीं? हो चुका है। ये ऑडिटर अपॉइंट होता है ईयर एंड के बाद 120 दिन के अंदर एजीएम होती है, एजीएम में। इसका मतलब अगर किसी कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, एजीएम कब होगी इसकी? 28 अप्रैल के लगभग या 30 अप्रैल के लगभग, फर्ज करें सिंपल रखते हैं 30 अप्रैल के लगभग। तो 30 अप्रैल 2026 को एजीएम होगी, जिसमें 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होंगी। उसी में इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी अगर ड्यू है वो होता है, उसी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी होती है। और वो जो ऑडिटर जो 30 अप्रैल फॉर एग्जांपल 2026 को अपॉइंट होगा, उसने किस साल का ऑडिट करना भला? 31 दिसंबर 2026 का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर को जिस साल का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है ना, तो ईयर एंड से 7, 8, 9 महीने पहले अपॉइंटमेंट हो जाती है। लगभग 8 महीने पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। अब आपको समझ आई होगी कि जब अपॉइंटमेंट 8 महीने पहले हो जाती है तो ऑडिटर क्या करता है? या तो कुछ भी नहीं करेगा या फिर इंटरम ऑडिट करेगा। ठीक है, अब कब करना है उसकी मर्जी। कुछ समझ आया आपको? अच्छा बताइए, इंटरम ऑडिट का फायदा है कि नुकसान है? क्या फायदा है? टाइमली कंप्लीशन हो जाए, बर्डन कब है, फ्लेक्सिबल प्लानिंग है, इश्यूज जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपने करना क्या है, ये इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के कंसेप्ट को पढ़ना सिंपल है, कोई केस स्टडी नहीं। केस स्टडी मटेरियलिटी में पूछता है, प्लानिंग में कोई केस स्टडी, प्लानिंग वाले में कोई नॉर्मली केस स्टडी नहीं पूछता। रीड कर लीजिए इंटरम और फाइनल ऑडिट वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो कि है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, पास कर दें भाई जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो 1 by 1 पूछ लीजिए। कट ऑफ का मीनिंग क्या है? अच्छा सुन लें, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेरफेर करती है ना, क्यों करती है भला हेरफेर? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट भी प्रेजेंट हो सके। उसके बहुत से तरीके हैं, आपको सिखाए जाएंगे तरीके। फ्रॉड वाला जो टॉपिक है ना, फ्रॉड वाला, उसमें आपको ये सारे फ्रॉड करने के तरीके सिखाए जाएंगे। किस नियत के साथ? इस नियत के साथ नहीं कि फ्रॉड करना है, इस नियत के साथ कि फ्रॉड डिटेक्ट करना है। शाबाश। अच्छा अब सुन लें, फ्रॉड करने के एक जो बड़ा तरीका है, एक मेजर, वो है फेक सेल रिकॉर्ड करना और परचेजेस को रिकॉर्ड ही ना करना। पहले मैनेजमेंट ये करती थी, इसमें अक्सर पकड़े जाते थे, क्योंकि ऑडिटर जब डॉक्यूमेंट्स को देखता, ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करता था, कहता था डॉक्यूमेंट्स की तरह फेक सेल होती थी, डॉक्यूमेंट्स उसके होते नहीं, तो उसे पता चल जाता फेक सेल है। गुड शीट नोट का सैंपल सेलेक्ट करके देखा, पूछता था बताओ परचेजिंग में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, तो बहुत सी गुड शीट नोट ऐसे होते थे जो परचेजिंग में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए। ऑडिटर को पता चल जाता था कि ये परचेजेस को अंडरस्टेट करने के लिए किया गया है, और फेक सेल रिकॉर्ड किया गया किस लिए? ओवरसेल। तो ये तो सीधा साधा फ्रॉड होता था, इस पे मैनेजमेंट आसानी से पकड़ी जाती थी। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट को थोड़ी अकल आई, उसने इसी मकसद को पूरा करने के लिए थोड़ा सा रिफाइन फ्रॉड करना शुरू कर दिया। वो रिफाइन फ्रॉड क्या है? उन्होंने कहा नहीं फेक सेल रिकॉर्ड नहीं करनी, फौरी तौर पे पकड़े जाते हैं।
लेकिन रेवेन्यू को ओवरस्टेट तो करना है, तो क्या करते हैं, अगले साल की जो सेल है 1, 2, 3, 4, 5 जनवरी की सेल, उसे जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं। चीजें अभी डिस्पैच की ही नहीं, पहले से ही सेल रिकॉर्ड कर देते हैं। एक तरीका ये, इससे क्या हुआ, सेल्स ओवरस्टेट हुई। और परचेजेस को अंडरस्टेट करने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि जो साल आखिरी महीने की परचेजेस है, जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर की, इन परचेजेस को जनवरी में ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर देगा। नेक्स्ट ईयर की तो नेक्स्ट ईयर में देखेंगे क्या करना है, इस साल तो काम सीधा हो। ये जो इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल चले जाए, अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल आ जाए, इसको बोलते हैं कट ऑफ एरर। कट ऑफ से मुराद है हमारी एक ऐसी लाइन जो इस साल को अगले साल के साथ कट कर देती है, सेपरेट कर देती है, वो है कट ऑफ लाइन। तो कट ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है, ये इंश्योर करना कि 2025 की ट्रांजैक्शन 25 में ही रिकॉर्ड हो, 26 में ना जाए। जो 2025 की परचेज है फॉर एग्जांपल, वो 26 में ना जाए, और जो 2026 की सेल है 25 में ना आए, उधर ही रिकॉर्ड हो। ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। ये है कट ऑफ टेस्ट का पर्पस। कट ऑफ टेस्ट में हम करते क्या है, कट ऑफ एरर क्या है, ये समझ लग गई। कट ऑफ एरर क्या है, इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल की साल आ जाए। इसको टैकल कैसे किया जाता है, इसके लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है, कट ऑफ टेस्ट। कट ऑफ एरर के लिए क्या करता है, कट ऑफ टेस्ट। कट ऑफ टेस्ट में क्या करते हैं, हम किसी भी साल की आखिरी ट्रांजैक्शन को नोट कर लेते हैं और क्लाइंट से कहते हैं ये आखिरी ट्रांजैक्शन में नोट कर लिया, खबरदार इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन इस साल में ना आए और इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर में ना जाए। ये होता है कट ऑफ टेस्ट, जिसमें सबसे अहम स्टेप क्या होता है कि साल का जो लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर है उसको नोट कर ले। आप खुद सोचे, जब उसको नोट कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन अगले साल में होनी चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर नोट करना है ना, ये जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान किस लिए है, आपने सिर्फ नोट करना है, सिर्फ नंबर बताए कौन सा। मुश्किल किस लिए है, इसलिए आपको 31 दिसंबर रात 10 बजे अपने घर से निकलना पड़ेगा शदीद सर्दी में, और फिर क्लाइंट पे पहुंचना पड़ेगा प्रेमिसेस में, और वहां पे फिर नोटिंग करनी पड़ेगी स्टॉक काउंट करते हुए। तो मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल अगर कर ले तो कट ऑफ एरर कंट्रोल हो जाता है। भाई ये बात समझ आई आपको, यह कट ऑफ एरर क्लियर हो गया जी, कट ऑफ एरर आपको। और क्या क्वेश्चन, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मटेरियलिटी का। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज फॉर फाइनल आर्ट का मतलब यह है कि फाइनल आर्ट से पहले इंटरिम आर्ट में भी आपको मसले मसाले पता चल जाएंगे। फाइनल ऑडिट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट से पहले पढ़ना शुरू कर दे, पहले पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, किसमें ज्यादा टाइम लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट आसान है, किसमें कम। कंटिन्यूस ऑडिट कोई भी ऑडिट नहीं होता। बीकॉम की बुक्स में इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं, फारग वो उसके ये डेफिनेशन मुझे भी याद, मैंने बीकॉम के उसमें ये पढ़ाते होते थे। वो टीम परमानेंटली क्लाइंट में जाके बैठ जाती है, कंटिन्यूसली ऑडिट करती रहती है, इसे कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये खुद ही बैठ के ऑडिट प्रोसीजर इजाद किए होते हैं, खुद बैठ के टर्म डिसाइड की होती हैं। वो वैसे पढ़ाने वाले, वैसे मतलब मैं पढ़ाने वाले, सॉरी, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले, वो जाहिर टीचर हम बेचारों को तो वैसी तैयारी करवानी होती है ना कि जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वो बहरहाल चले, हाँ छोड़े उसको, कोई मारे। ये भाई हमारी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, शुक्र है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी को कहा जाता है, मटीरियलिटी के बारे में दो बातें कही जाती। एक, ये ड्राइविंग फोर्स है ऑडिट की। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या, ये डिसाइड करेगा मटीरियलिटी लेवल ऑडिट किधर जाएगा। अब खुद सोचे, हमारी ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी में क्या लिखा हुआ था कि हमने ये इंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। क्या इसके लिए हमें मटीरियलिटी, अब मटीरियलिटी का लेवल क्या है, क्या ये डिसाइड करना चाहिए? बिल्कुल डिसाइड करना चाहिए। मटीरियलिटी लेवल्स से ही पता चलेगा कि कौन सी वाली मिसस्टेटमेंट हमारी रिस्पांसिबिलिटी में आती हैं और कौन से वाली मिसस्टेटमेंट हमारी रिस्पांसिबिलिटी में। क्यों बोला, क्योंकि हमारी रिस्पांसिबिलिटी में लिखा हुआ है Auditor responsibility to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatement। इसका मतलब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी में है, लेकिन याद रखें वो है जरूर, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, रीजनेबल। ठीक है, यानी ऐसा पॉसिबल है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हम डिटेक्ट ना कर पाए, ये पॉसिबल है। क्यों भला, क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे भी रीजनेबल। ठीक है, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट हम डिटेक्ट नहीं कर पाते तो वो तो मसला ही कोई नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट शामिल है रिस्पांसिबिलिटी में, लेकिन किस लेवल तक,
रीजनेबल लेवल, रीजनेबल एश्योरेंस तक। ठीक है, तो क्या हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी आइटम मटेरियल है कौन सी नहीं, बताइए। और ये कैसे पता चलेगा? वो मटेरियल डिसाइड करेंगे तो पता चलेगा। हमने कहा तो चलिए सिखाएं। इस पूरे टॉपिक का एक ही मकसद है, क्या? आपको इस काबिल बनाना कि किसी भी ट्रांजैक्शन को देख के डिसाइड कर सके ये मटेरियल है या नहीं। मटेरियलिटी के पूरे टॉपिक का एक ही मकसद है, सिंगल पर्पस क्या है? कि किसी भी ट्रांजैक्शन को देख के डिसाइड करना ये मटेरियल है कि नहीं। अब ये जितना सादा नजर आता है ये फैसला उतना सादा है नहीं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मटेरियलिटी क्या। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बात का डेफिनेशन में भी बड़ी काम की बातें बताते हैं। कह रहा है डेफिनेशन क्या? आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल। उन आइटम्स को, यहां पे लफ्ज आइटम से मुराद है मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। हम उन मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन को मटेरियल समझेंगे किनको? इफ दे individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement। जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सके, हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सके वो क्या है? मटेरियल है। आपके लिए टॉपिक कितने हैं? कोई 22-23 टॉपिक है बुक में, 22। क्या हर टॉपिक इक्वली इंपोर्टेंट है? कुछ टॉपिक ज्यादा अहम है, कुछ कम। हर वो टॉपिक अहम है, कौन सा? जो आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा ही है, सारे ही अहम है, शाबाश। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंडिविजुअली इंपोर्टेंट है, कि जिनमें से 10, 15, 18 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, कि वो छोड़ दिया तो फिर वो अकेला चैप्टर ही मटेरियल हो जाता है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जैसे कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन, रिस्क असेसमेंट का भी, जैसे ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल रिक्वायरमेंट जो पढ़ लिया है, जैसे रिस्क असेसमेंट जो भी पढ़ना है, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो भी पढ़ना है। ये तो वो चैप्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअली अहम है। लेकिन क्या बाकी के चैप्टर छोड़ दें? नहीं, बाकी के चैप्टर शायद इंडिविजुअली इतने अहम ना हो कि 15-20 नंबर का सवाल आ जाए। हाँ, लेकिन एक सवाल ऐसा भी होता है जिसके 5-6 पार्ट्स होते हैं। 3 नंबर का इस टॉपिक में से पूछ लिया, 4 का इसमें से पूछ लिया, 6 का इसमें से पूछ लिया, 5 का इसमें से, मिल मिला के 20-22 नंबर हो जाते हैं। तो मुझे बताइए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंडिविजुअल पार्ट जो है, पार्ट ए बी सी डी, वो तो थोड़े से नंबरों का है, 2, 3, 4, 3, 4 का, लेकिन कलेक्टिवली सारे पार्ट्स को मिला ले तो वो 20-22 नंबर बन जाते हैं। बताइए वो मटेरियल है कि नहीं? तो इसका मतलब ये, यानी वो आपके, अगर वो आप क्वेश्चन छोड़ दें तो आपका रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है बुरी तरह से, बिल्कुल इफेक्ट हो सकता है। तो हर वो चीज, इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर वो चीज मटेरियल होगी जो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। यूजर का कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का। भैया बात समझ आई? ओके, तो ये उसने लिखा है इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट। ये क्यों पूछा? ये क्यों लिखा है इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट? बाज़ औक़ात एक ही मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो जाती है, बाज़ औक़ात छोटी छोटी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल बन जाती है। मुझे याद आ गया, वो छोटे तक 2री-3री क्लास में की कहानी थी, पहली क्लास में, उसमें एक सांप होता था। वो ऐसा कोई आग मुंह से निकालता था, वो हजारों फुट जो है वो जगह में आग लग जाती थी। तो बहुत सी छोटी छोटी चींटियां थी, उन सारी चींटियों ने मिलकर, बहुत सी मर भी गई, लेकिन उन सारी चींटियों ने वो सारा सीन क्रिएट करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से उस सांप को मारा। तो हालांकि जो चींटियां हैं, वो सांप अकेला मटेरियल है, वो चींटियां छोटी छोटी इमटेरियल है, लेकिन वो भी एग्रीगेट होके मटेरियल बन गई कि नहीं, हावी होगी सांप पे, मार दिया उसको। और फिर एंड में कहते सारी सर्दियों में खूब दावत उड़ाई उसके गोश्त की। वो एंड ऐसे था, यहाँ पे था। तो मुझे बताइए कि क्या इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकती है? ऐसा हो सकती है। तो इंडिविजुअली और एग्रीगेट को अंडरलाइन कर लें। Could reasonably be expected to influence the economic decisions which are taken on the basis of financial statement। अच्छा, फिर आगे सुने, materiality depends on size as well as nature of misstatement। यानी मटीरियलिटी अमाउंट पे भी डिपेंड करती है, नेचर पे भी डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब हुआ है ना? मटीरियलिटी, पहले मुझे बताइए इंडिविजुअल या एग्रीगेट का मतलब समझ आ गया? 5000 मटीरियलिटी लेवल है, 3000 की मिस स्टेटमेंट, मटीरियल इमटीरियल, और एक 4000 की और आ गई, दोनों इंडिविजुअली इमटीरियल है, एग्रीगेट मटीरियल। क्या आप क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा कि अनमोडिफाइड?
क्यों? दोनों में से कोई भी मटेरियल नहीं है। एग्रीगेट हो गए 3 + 4 7,000 इज ग्रेटर देन 10 5,000। तो बताइए मटेरियलिटी की कंसीडरेशन हमने सिर्फ इंडिविजुअल अमाउंट को सामने रखे कर दी है कि एग्रीगेट करके भी कर दी है? इसीलिए याद रखिए ऑडिट में हमारा असूल है इमटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर सामने आ जाए ना, उनको इग्नोर नहीं करते, उनको अलग एक पेज के ऊपर लिखते जाते हैं। क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल उस पेज को कहते हैं, उसमें लिखते जाते हैं, और छोड़े उसको बाद में आएगा, उसको लिखते जाते हैं और उसमें फिर एंड पे जाके एग्रीगेट करके देखते हैं कि इंडिविजुअल तो इमटेरियल था, एग्रीगेट होके मटेरियल बनता है कि इमटेरियल। अगर एग्रीगेट होके भी इमटेरियल ही रहे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दो। अगर एग्रीगेट होके मटेरियल बन जाए, पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो, भैया इसको करेक्ट कर दो सबको, नहीं करते तो फिर क्वालिफाइड। समझ आई बात की? ये था इंडिविजुअल एग्रीगेट। अब सुन ले, मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर। बाज़ औक़ात मिस स्टेटमेंट इस वजह से मटेरियल होती हैं कि उनकी अमाउंट ज्यादा है, मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है। बाज़ औक़ात अमाउंट्स मटेरियलिटी लेवल से कम होती हैं, लेकिन वो यूजर के डिसीजन को चेंज कर देती हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो है स्मॉल लेकिन यूजर के डिसीजन को चेंज कर रही है, उसे मटेरियल होना चाहिए कि इमटेरियल? इसकी एग्जांपल सुने। फर्स्ट कीजिए आपने डिसाइड किया था कि मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर उसका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट करूंगा वरना नहीं करूंगा। प्रॉफिट हुआ 99,999, 99,900, 1 रुपए का फर्क है, बताइए इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं? क्यों? इसका मतलब 1 रुपया इमटेरियल है। हालांकि आपने फैसला 1 लाख का किया, तो 9 लाख 1 लाख का किया था, हाँ 99,999 आया, इमटेरियल। और अगर प्रॉफिट आ जाए 70,000, फिर क्या होगा? मटेरियल होगा। हाँ वो मटेरियल क्यों? साइज की बेस पे मटेरियल है कि नेचर की बेस पे? अगली एग्जांपल सुने। आपने कहा 1 लाख प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्रॉफिट हुआ 1,07,000। 1 मिनट ठहर जाए, बात पूरी नहीं हुई, कर देंगे, नहीं करनी थी। आपने इनकम स्टेटमेंट देखी, वहां पे इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन आइटम आ रही थी, फ्रॉड बाय CFO रुपीज 370, फ्रॉड बाय CFO रुपीज 370। अमाउंट स्मॉल है, मटेरियल नहीं है, CFO ने फ्रॉड किया। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका CFO फ्रॉड करता? क्यों? वो तो छोटी सी अमाउंट है, क्या हो गया? अभी छोटा करेगा, हाँ अभी छोटा फ्रॉड किया, अभी सीख रहा होगा, कल को बड़ा फ्रॉड करेगा। या ये भी हो सकता है उसने छोटे 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 500 फ्रॉड किए हो, सामने सिर्फ एक आया हो। ये भी एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, याद रखे। फ्रॉड करने वाला क्या करेगा? वो 10 लाख का एक फ्रॉड नहीं करेगा, हजार के 1000 फ्रॉड करेगा, समझे? छोटी अमाउंट में। तो इसीलिए अगर फ्रॉड छोटी अमाउंट का भी हो तो क्या होगा? तो इसीलिए उसने लाइन, अब ये लाइन इसकी हिकमत समझ आई आपको? किस लाइन की? मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। तो नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? नेचर, नेचर, ठीक है। डिपेंड क्या है? मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, डिसीजन चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए, पहले कंसेप्ट समझाने के लिए, घर वालों ने आपकी जिम्मेदारी लगाई, वालदा ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी लगाई, वालदा ने बोला कि चलो भाई अब ऐसा है कि छोटी बहन है, उनके लिए फॉर एग्जांपल उनके लिए कोई रिश्ते की बात चल रही है, जरा देखो आप इन्वेस्टिगेशन का प्रोफेशनल बंदे हो, क्या करें? मुझे बताइए कि क्या हमें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जब इस तरह का अहम डिसीजन करना चाहिए, क्या सिर्फ अमाउंट्स को सामने रखना चाहिए साली, कि नेचर को भी सामने रखना चाहिए? नेचर को भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेचर की बेस पे हमारे फैसले चेंज हो जाते हैं, अमाउंट इररिलेवेंट हो जाती है, नेचर की बेस पे फैसले ये क्या हो जाने चाहिए? बिल्कुल हो जाने, क्योंकि बाज़ औक़ात सेंसिटिव होती है चीजें। इसलिए जहन में रखिएगा मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज नेचर, हमें साइज को भी जहन में रखना है, नेचर में। डन जी, चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई? डेफिनेशन में एक लफ्ज समझ आ गया? आगे चलते हैं। आप कह सर डेफिनेशन तो बता दी, इससे बताइए मटेरियलिटी को अब हमने कैलकुलेट कैसे करता है, डिटरमिन कैसे करना है? हाउ टू डिटरमिन मटेरियलिटी बताइए सर। केस स्टडी में कैसे? सर ये छोटे सारी कहानी याद कर लेंगे, मटेरियलिटी की याद कर, केस स्टडी में कैसे डिसाइड करना है ये बताएं। अब मैं क्या बताने लगा आपको? केस स्टडी में मटेरियलिटी कैसे। याद रखे मटेरियलिटी की अब हम डिटर्मिनेशन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? हाउ इज मटेरियलिटी। अब ये बात, ये वाला कंसेप्ट केस स्टडी में काम आएगा आपके। हाउ इज मटेरियलिटी डिटरमिन, मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन करनी है। सुने जरा, यहां पे क्या पढ़ा था? मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज। तो उसने हाउ इज मटेरियलिटी डिटरमिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक क्वांटिटेटिव कैसे डिसाइड करेंगे और दूसरा क्वालिटेटिव कैसे डिसाइड करेंगे। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। क्वांटिटेटिवली सुने, अमाउंट की बेस पे।
आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है कि मटीरियलिटी इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कैसे होगी, साइज की बेस पे मटीरियलिटी कैसे डिटरमिन होगी, फार्मूला यूज करो। भाई फार्मूला कौन सा यूज करें? अब सुने, फार्मूला किस मटीरियलिटी के लिए किसी एक सूटेबल बेंचमार्क को एक सूटेबल परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दे। सूटेबल बेंचमार्क को हमने कहा अच्छा ये बेंचमार्क क्या होता है? उसने बोला बेंचमार्क का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रही है और यूजर के लिए अहम है। एक चीज नोट करें, मटीरियलिटी की डेफिनेशन में उसने अपना फोकस पॉइंट यूजर को बनाया है कि जो यूजर के लिए अहम है ना, वो मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हुए आपने ध्यान में रखनी है बात। तो हमने कहा अच्छा तो यूजर तो बहुत से हो सकते हैं, यूजर ज्यादातर शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने लोन लिया हो तो यूजर बैंकर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो यूजर नॉर्मली ट्रस्टी भी हो सकते हैं। तो कौन से वाला बेंचमार्क या यूजर सेलेक्ट करें? उसने कहा ये डिपेंड करता है। बेंचमार्क क्या हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। कभी बेंचमार्क होंगे प्रॉफिट, ज्यादातर केस में बेंचमार्क क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कभी बेंचमार्क होगा टोटल एसेट्स, कभी टोटल रेवेन्यू, कभी प्रॉफिट, कभी होगा नेट एसेट्स, कभी होगा इक्विटी, कभी होगा कैश फ्लो ऑपरेशंस। बेंचमार्क चेंज हो सकता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हमने कहा भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस ऑडिट में कौन सा बेंचमार्क रखना है? क्या टोटल एसेट्स रखना है, या प्रॉफिट रखना है, या टोटल रेवेन्यू रखना है, या लायबिलिटीज, या इक्विटी, या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस? अब भाई हमें कैसे पता चलेगा? उसने कहा ये हाँ फोकस, शाबाश। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप चले, आपके सारे मसाइल का हल है। क्या मटीरियलिटी से रिलेटेड सारे मसाइल का हल क्या है? स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले देखो जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसके यूजर्स कौन है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी में स्टेप नंबर 1 में क्या डिसाइड करना है? यूजर्स कौन से हैं। ठीक है, अगर ज्यादातर यूजर्स शेयर होल्डर्स हैं तो बेंचमार्क क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा उनके लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नॉर्मली करते हैं, आफ्टर टैक्स भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया आपने वही करना है। दोनों दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर शेयर होल्डर है ज्यादातर यूजर, प्राइमरी यूजर, तो बेंचमार्क क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर ज्यादातर यूजर जो है वो लेंडर्स हैं, बैंक है, तो याद रखें जिसने लोन दिया हो ना उसके लिए प्रॉफिट अहम नहीं होता। कहते हैं मेरे को कौन सा प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है, मेरे लिए अहम क्या है, क्या आपके पास इतना कैश है, इतने एसेट्स हैं कि मेरा लोन रीपे हो जाए। उसके लिए फिर क्या होगा रेलिवेंट बेंचमार्क? शायद टोटल एसेट्स, टोटल एसेट। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके लिए नॉर्मली जो बोर्ड ऑफ उनके लिए क्या प्रॉफिट रेलिवेंट होगा? नहीं, प्रॉफिट रेलिवेंट नहीं होगा। उनके लिए एसेट्स भी शायद रेलिवेंट ना हो। उनके लिए क्या होगा? टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर। आपने अक्सर देखा होगा एनजीओ नॉर्मली इस तरीके से बताती है, इस साल में हमने इतने लोगों को सर्व किया है, उनके ऊपर हमारा इतना खर्च हुआ है। जो एनजीओ का फोकस होता है नॉर्मली एक्सपेंडिचर होता है। तो जो भी आपका ज्यादातर शेयर होल्डर्स हैं ज्यादातर यूजर्स हैं, उनके मुताबिक ज्यादा यूजर अगर शेयर अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, बेंचमार्क बताइए क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर। अगर बैंक है नॉर्मल टोटल एसेट्स। ठीक है, बाजू का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को भी वो कह रहा है यूज करते हैं, अगर बैंक वाले केस में मैंने नहीं देखा कभी करते होंगे। क्लियर हुई ये बात? आखिरी सवाल अब आपने मुझे बताना, अगर ये सही बता दिया तो फिर मैं मान लूंगा आपको ये कंसेप्ट पहला स्टेप आ गया कि बेंचमार्क कैसे। एक हमारा क्लाइंट है, उसकी दो सवाल पूछता हूं, उसकी डेट इक्विटी रेशियो है 80:20। डेट इक्विटी रेशियो क्या है? एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा? टोटल एसेट। शाबाश। क्यों टोटल एसेट क्यों बोला? डेट ज्यादा 80-20 है, डेट 80 है, इक्विटी 20 है, तो ज्यादातर यूजर कौन है? अच्छा, एक क्लाइंट है, उसकी डेट इक्विटी रेशियो है 20:80। एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा? प्रॉफिट। कैसे? इक्विटी ज्यादा है, डेट इक्विटी 20:80, तो इसका मतलब 80 इक्विटी है। अच्छा, आखिरी सवाल, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है और ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया, अब बताएं क्या बेंचमार्क होगा? एसेट्स या रेवेन्यू, जो भी दिया दोनों हो सकते हैं। शाबाश भैया, बात समझ आ गई? थोड़ी बहुत वेरिएशन बुक में और भी दी होगी, वो पढ़ लीजिएगा। मेन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो कौन सा बेंचमार्क? प्रॉफिट। अगर ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ तो
टोटल एसेट्स क्या रहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्सपेंडिचर। और अगर ज्यादातर यूजर बैंकर्स हैं, लोन दिया तो टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स या रेवेन्यू भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। जब आपने यूजर हो तो इसका मतलब मटेरियलिटी जब आप डिटरमिन करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, यूजर्स कौन से। दूसरी चीज एप्रोप्रिएट बेंचमार्क चूज करें यूजर के लिहाज से। जैसे ये भी आपने स्टेप कर लिया हुआ है। अगर यूजर शेयर होल्डर है तो, लैंडर्स है तो, अच्छा एक चीज में रखिएगा, वो बेंचमार्क बेहतर होता है जो स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब बहुत ज्यादा चेंज ना होता हो। जैसे फर्ज कीजिए पिछले साल का प्रॉफिट था 10 मिलियन, इस साल का प्रॉफिट है 2000। खुद बताइए क्या इस साल का मटेरियलिटी लेवल प्रॉफिट में बेस कर ले? क्यों ना करें? स्टेबल अनस्टेबल है। इस सूरत में फिर आपको कौन सा वाला बेंचमार्क सेलेक्ट करना चाहिए? एसेट्स, क्योंकि वो नॉर्मली इतना फ्लक्चुएट नहीं करते। ठीक है, तो जो स्टेबल बेंचमार्क इज बेटर। बेंचमार्क डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर, और बेंचमार्क डिपेंड करता है कि सॉरी बेंचमार्क समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। दूसरा फैसला क्या है? यूजर समझ आ गया और बेंचमार्क क्लियर। तीसरा, इसके बाद क्या है? सूटेबल परसेंटेज डिसाइड करनी है। वो समझे इसी के अंदर बता रहा है, सूटेबल परसेंटेज डिसाइड करनी है। वो यहां पे आना चाहिए था एक और स्टेप। सूटेबल परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपने बेंचमार्क क्या सेलेक्ट किया। इसको लिखना है चूज एप्रोप्रिएट बेंचमार्क एंड परसेंटेज। सूटेबल परसेंटेज, अगर तो बेंचमार्क प्रॉफिट है तो सूटेबल परसेंटेज होती है 5%। लेकिन अगर बेंचमार्क टोटल रेवेन्यू या टोटल एसेट है ना, तो क्यों भला? क्योंकि बेंच अगर रेवेन्यू या एसेट्स प्रॉफिट से नॉर्मली कई गुना बड़े होते हैं, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए फिर लोअर वाला परसेंटेज यानी 1% यूज की जाती है। क्लियर हुई? तो आपका जितना भी कैफ लेवल में जितने भी पेपर है ना, जितने भी केस स्टडी है, उनमें या तो आप यूज करेंगे फार्मूला 5% ऑफ प्रॉफिट, या यूज करेंगे 1% ऑफ एसेट या 1% ऑफ रेवेन्यू। ये बात समझ आ गई? चलिए, मटेरियलिटी कैलकुलेट हो गई। गुड। क्या हुआ? मटेरियलिटी कैलकुलेट हो गई। लेकिन ये मटेरियलिटी कौन सी कैलकुलेट हुई है? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी तो रहती है। आज सिर्फ चले क्वालिटेटिव मटेरियलिटी तक कर लेते हैं, बाकी काम कल कर लेंगे। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी तो कंप्लीट कर लेना, ताकि कंसेप्ट हमारा डेफिनेशन के साथ पूरा हो जाए। डेफिनेशन में पढ़ता है मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर। साइज की बेस पे कैसे मटेरियलिटी डिसाइड होती है वो कर लिया। अब नेचर की बेस पे क्या है? क्वालिटेटिव। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्मॉल अमाउंट्स भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करें? बिल्कुल। आइए जरा वन बाय वन पढ़ते हैं। उनमें से एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, क्या? फ्रॉड। फ्रॉड स्मॉल का अमाउंट का भी हो, फ्रॉड मटेरियल। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले बंदे की ना रिसर्च हमें ये बताती है कि स्मॉल फ्रॉड भी हो ना, फ्रॉड करने वाले पहले छोटा छोटा फ्रॉड करके देखते हैं, पकड़े तो नहीं जाते, बाद में बड़ा करते हैं। एक चीज। दूसरी रीजन ये होती है फ्रॉड करने वाले जब बड़ी अमाउंट का फ्रॉड करना होता है तो सिंगल अमाउंट में नहीं करते। सिंगल अमाउंट का बड़ा फ्रॉड करेंगे, पकड़े जाने के चांस ज्यादा है। छोटी छोटी अमाउंट के थोड़े फ्रॉड करेंगे, छुपाते रहेंगे, साथ साथ चांसेस कम है। तो इसीलिए स्मॉल अमाउंट का भी फ्रॉड आए तो हमें उसको इग्नोर करने का मतलब भी आप दावत दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम बड़ा फ्रॉड करो। इसका नो क्लार। नो क्लार का मतलब है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, यानी आसान अल्फाज में लिख ले इलीगल एक्टिविटी। जब कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है ना, वो स्मॉल अमाउंट की क्यों ना हो, उसका इफेक्ट क्या होगा? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस या इलीगल एक्टिविटी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या जैसे गैम्बलिंग वगैरह। आपको याद है वो क्या होती थी? वो जो होती थी, ये स्मगलर होती, लेडी स्मगलर थी, वो क्या थी वो? हाँ, मॉडल है यान अली। शाबाश 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 शाबाश। वो चंद डॉलर जो है वो पता नहीं दुबई विजिट करती थी, तो डॉलर निकले थे बैग में से। शाबाश। तो क्या था? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस में इलीगल एक्टिविटी थी। क्या ये कह के छोटे छोटे थोड़े से चंद $1000 है, क्या करना है? 2-4 लाख है चांदी, 2-4 लाख से क्या बनता है? छोड़ देना चाहिए था। उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री पे पता चला वो तो पता नहीं कितने विजिट करती है। वो छोटे छोटे हर विजिट में आपका क्या हाल है? जब पकड़ी नहीं गई, हर विजिट में लेके जाती होगी कि नहीं? तो इसीलिए जहां कहीं नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड इलीगल एक्टिविटीज होती है ना, उसमें मटेरियलिटी लेवल नहीं देखते। इलीगल है
लॉ की वायलेशन हुई, लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन, याद रखें स्मॉल अमाउंट की भी हो, ये केस स्टडी में एड्रेस करता है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी या लॉ की वायलेशन स्मॉल अमाउंट की हो, वो क्या होगा? मटेरियल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पूरे साल में 30,000 रुपया मोस्ट प्रोबेबली मटेरियल होगा कि इमटेरियल? इमटेरियल। लेकिन अगर ये 30,000 वो है जो आईकैप की एनुअल फीस नहीं थी, कैसे मटेरियल हो जाएगा? आईकैप लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से नाम खारिज कर देगा। करोड़ों रुपए का की प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स पे ना करें, एलडी वाले क्या करते हैं? हालांकि प्रॉपर्टी की अमाउंट करोड़ों की है और प्रॉपर्टी टैक्स कितने का? लाख, 1.5 लाख। और जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाख 1.5 लाख साल के बाद उसके लिए इमटेरियल है। लेकिन क्यों सील कर देते हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, लॉ की वायलेशन की। तो याद रखें केस स्टडी के अंदर जहां लॉ की वायलेशन आ जाए, 10 रुपए की भी वायलेशन आ गई ना, आपने क्या बोलना है? लॉ नहीं छोड़ेगा। तो ये हो गया फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉ, ये समझ आ गया। फिर इसके बाद डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर पे तो आपको पता ही है, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया अप्लाई हो ही नहीं सकता, वो तो क्वालिटेटिव ही होगा। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर है, काउंटिंग पॉलिसीज है। अब काउंटिंग पॉलिसीज उसने FIFO लिखने की बजाय LIFO लिख दिया, इन्वेंटरीज मेजर्ड एट LIFO। मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? अब इसे 5% प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊं। वो ABC है, वो गिनती है, तो ABC को गिनती के साथ कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वहां पे जो ABC में जो डिस्क्लोजर में क्राइटेरिया अप्लाई होता है वो क्या होता है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो भाई डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट में क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया अप्लाई हो ही नहीं सकता, मानते हैं कि नहीं? अगली एग्जांपल, स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स जिनका इफेक्ट लार्ज हो। ये क्या एग्जांपल है? स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स इफेक्ट लार्ज हो। फॉर एग्जांपल, ऐसे मिस स्टेटमेंट जो स्मॉल है लेकिन प्रॉफिट को लॉस और लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है? ऑडिट के पेपर में 3 नंबर का सवाल नहीं आता। ज्यादातर यूजर के लिए इमटेरियल के मटेरियल, इमटेरियल, लेकिन जो 48 पे फेल हो गया वो ये मटेरियल। ये एक स्टूडेंट, बड़ी पुरानी बुक, 10-11 साल हो गए हैं। एक स्टूडेंट था फर्स्ट, हर सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, उसमें मार्क्स आखिरी अटेम्प्ट में भी उसने कोई 4 पेपर दिए थे, 3 पास, ऑडिट रह गया 48 मार्क्स पे। मुझे आके कहने लगा सर उसमें एक डेफिनेशन थी परवेसिव की। परवेसिव की डेफिनेशन पढ़ी आपने? कितने स्टूडेंट को याद है? उसे भी नहीं आती। क्या 3 नंबर की डेफिनेशन पूछी थी? सर वो डेफिनेशन आती ना मुझे, मैं पास, फर्स्ट टाइम। अगली अटेम्प्ट में पास हो गया था। अगली बार याद करके क्या होगा? ठीक है। जैसे फ्रेश वाले जो है स्टूडेंट, वो तो असाइनमेंट करके नहीं आए, 2 दिन जाया कर दिए उन्होंने। 2 दिन थे, एक केस स्टडी रिटन फॉर्म में नहीं की। हाँ, कोई जो सीरियस है पढ़ाई में वो असाइनमेंट कर रहा है, तो इंशाल्लाह इस दफा पास होंगे, पास होंगे। आप भी होंगे, आप भी होंगे, बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में इंशाल्लाह। अगर केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। हाँ, बहुत पाप किया है आपने, घोर पाप किया है। ये जो असाइनमेंट की केस स्टडी, एक केस स्टडी, 2 छुट्टियां थी, 2, और एक केस स्टडी थी, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक केस तो बताइए, ज्यादातर के लिए 2 नंबर इमटेरियल, लेकिन वो स्टूडेंट 2-3 नंबर जिसके मार्क्स 48-49 हो, क्यों भला? क्योंकि उसके लिए इन छोटे 2-3 नंबर के लिए उसका रिजल्ट चेंज हो सकता था। तो नॉर्मली देखे, नॉर्मली मटेरियलिटी लेवल 1 लाख है, 10,000 की मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है, लेकिन अगर 5,000 का लॉस है तो अब देखे वो क्या करेंगे? लॉस को प्रॉफिट या प्रॉफिट को लॉस को कन्वर्ट कर दे। तो याद रखे स्मॉल अमाउंट भी, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब है मैनेजमेंट पास, चाहे थोड़े से नंबर है तो पास, और लॉस का मतलब क्या है? टेकिंग अबव या बिलो थ्रेशोल्ड। बाज़ औक़ात कोई लीगल लिमिट्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान में रूल है, एक कंपनी का अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड कर जाए ना, 1 मिलियन, तो उसने ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। अभी ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है तो लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट साथ में आपको पता और पूरी करनी पड़ती है। अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल है 9,90,000, 1 लाख मटेरियलिटी लेवल है, मिस स्टेटमेंट 20,000 की है, लेकिन अगर करेक्ट करें तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है। कौन सा थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड कहते हैं लिमिट को, ऑडिट रिक्वायरमेंट वाला। तो बताइए अब ये 20,000 वाली मिस स्टेटमेंट क्या होगी? क्वांटिटेटिवली इमटेरियल है, क्वालिटेटिवली मटेरियल है। ये सारी मिस स्टेटमेंट वो है एग्जांपल, क्वांटिटेटिवली इमटेरियल, क्वालिटेटिवली मटेरियल। ऐसी मिस स्टेटमेंट जो की रेशियोज को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई डेट एग्रीमेंट में रेशियो लिखी गई है कि बैंक ने कहा सर लोन आपको देने को तैयार है, लेकिन शर्त क्या है? करंट रेशियो 1:1 हो। करंट रेशियो समझते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपके बराबर हो, करंट रेशियो बोलते हैं उसको। एक मिस स्टेटमेंट ऐसी है, करंटली रेशियो जो है वो करंट रेशियो वो है
1.01:1। मिस स्टेटमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट किया है, लेकिन इसको ठीक करे तो करंट रेशो होती है 0.99:1। वो जो लोन एग्रीमेंट में रेशो लिखी थी वो ब्रीच हो गई। अब बताइए इस छोटी सी मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा भला? लार्ज। क्यों? बैंक कहेगा भाई हमारी कंडीशन की वायलेशन की है, सारा लोन वापस करो। हम कहेंगे भैया लोन वापस करने जोगे होते हैं तो लेते ही क्यों लोन? भैया बट ठीक है फिर बिजनेस बंद करो एसेट बेच के। क्यों? शर्त तय हुई थी एग्रीमेंट में। माफ कर दे बैंक तो कभी कभी माफ कर भी देता है, नहीं भी करता। तो समझ रहे हैं बात का, स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। नेचर का मतलब यही है। इफेक्टिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल कंपनी लॉ में टॉपिक, ये शेयर कैपिटल के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है कमीशन से, और पता नहीं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आपने सिर्फ एक शेयर इशू किया, क्या किया? लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किए बगैर। इमटेरियल समझा जाएगा मटेरियल, इस पे लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है। और फिर फैक्टिंग डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन भी की डिस्क्लोजर होता है, याद है आपको? वो अलग से डिस्क्लोज करना होता है। दूसरा पढ़ा आप अकाउंटिंग में आपने? अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो वहां पे अगर मिस स्टेटमेंट स्मॉल अमाउंट की भी हो तो उसे समझा जाता है कि ये मिसलीड करने के लिए इसको गलत किया गया है। तो बाकी की एग्जांपल तो याद कर लें क्वालिटेटिव में। कुछ एग्जांपल जो है ये वाली तीन, ये लाजमी करें, और फिर इसके बाद ये वाली, ये केस स्टडी में काम आएगी। और फिर यहां पे ये फार्मूला याद रखें। अगर ये केस स्टडी में, ये दो चीजें केस स्टडी के लिए, बाकी याद सारा कर लेना है। केस स्टडी के लिए हम क्या है, ये 3 और 4, ये एग्जांपल क्वालिटेटिव मटेरियलिटी की, और क्वांटिटेटिव 2 फार्मूला। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो 5% ऑफ प्रॉफिट, और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है या लॉस है तो 1% ऑफ एसेट्स। ये केस स्टडी में यूज होने हैं, भाई याद कर लेंगे। बाकी आपको पता है रट्टा सारे लगाना है, ठीक है? ये सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, काफी है। बाकी चीजें कल स्टडी करेंगे। डन जी। रेशोज, अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट हमारी अहम वाली रेशोज को अफेक्ट करेगा, बैंक लोन, बैंक ने जो रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट में लिख दी, अगर कोई छोटी मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो रिक्वायरमेंट वायलेट हो रही है, उसे मटेरियल मानना है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये कि लीगल रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख से ऊपर कैपिटल गया तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। करंटली हमारा कैपिटल है 9,90,000। 20,000 की मिस स्टेटमेंट है जो क्वांटिटेटिवली इमटेरियल है, लेकिन करेक्ट करवाएं तो कैपिटल थ्रेशोल्ड 1 लाख को क्रॉस करके, 1 मिलियन को क्रॉस करके, 1 मिलियन से ज्यादा हो जाता है तो ऑडिट रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो 9,90,000 करंट कैपिटल, 20,000 की मिस स्टेटमेंट जो कि 1 लाख मटेरियलिटी लेवल से कम है, क्वांटिटेटिवली इमटेरियल है। क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि अगर करेक्ट करवाएंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा लीगल थ्रेशोल्ड को क्रॉस। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दे, वो क्या हो जाएगा? मटेरियल। यहां पे दौड़ लगाना शुरू करें, 1 किलोमीटर तक दौड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले जाएं, उधर 10 कदम चले और दूसरी लाइन तक पहुंच गए, वो नहीं छोड़ेंगे, वो ले 10-15 साल उधर ही। फिर वो क्या होगा? क्वांटिटी, आप कहेंगे थोड़ा सा ही तो चला था, कहेंगे क्वांटिटेटिवली इमटेरियल लेकिन क्वालिटेटिवली बॉर्डर क्रॉस करके। भाई थ्रेशोल्ड का मतलब बॉर्डर है। हाँ जी, बंदा इंडिया में चला गया। चलिए जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।